31 अक्टूबर 1984 दिल्ली का लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल वार्ड में एक आम सी नर्स अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी कर रही थी। मरीजों को दवा देना, पट्टियां बदलना और घड़ी देखकर अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार करना। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि जल्दी काम खत्म हो तो वह घर चली जाए, जहां उसके 3 छोटे छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अस्पताल के उस शांत वार्ड में पुलिस के भारी बूटों की थाप गूंजती। दर्जन भर हथियारों से लैस पुलिस वाले अस्पताल को घेर लेते हैं। बिना कोई जुर्म बताए, बिना कोई वारंट दिखाए, पुलिस उसे घसीटकर अपनी जीप में फेंक देती है। वो चीखती रह जाती है, गिड़गिड़ाती है, मेरा जुर्म क्या है, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले। लेकिन पुलिस वाले खामोश थे। कुछ घंटों के बाद पुलिस के बंद और खौफनाक रूम में उसे अपनी गिरफ्तारी की वजह पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती कि आज सुबह देश की सबसे ताकतवर महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उनके ही घर में कत्ल कर दिया गया है। और ये कत्ल किसी बाहरी शख्स ने नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात उसी नर्स के पति ने किया है। वो नर्स थी बिमल कौर खालसा और उसका पति था बेअंत सिंह। जिस बिमल कौर को सुबह तक अपने पति के इस खौफनाक इरादे की भनक तक नहीं थी, शाम होते होते वो देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों को टॉर्चर रूम में खून के आंसू रो रही थी। एजेंसियों को लगा कि उसकी कड़ी पूछताछ के सामने ये आम सी औरत टूट जाएगी और वो कोई बड़ी साजिश उगल देगी। लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टा। पुलिस के उस टॉर्चर ने उस महिला को पंजाब की राजनीति का सबसे बड़ा बागी और सबसे कट्टर चेहरा बना दिया। एक ऐसी और जिसे सिस्टम को कुचलना चाहा, लेकिन वो रेडिकल ताकतों का सबसे बड़ा मोहरा बनकर उभरी। ये कहानी सिर्फ एक हत्यारे की पत्नी की नहीं, बल्कि ये कहानी खौफनाक राजनीतिक सफर की है, जहां वो विधवा 1989 में भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतती है और शान से उस संसद की दहलीज पर कदम रखती है, जिस संसद की सबसे ताकतवर महिला को उनके पति ने सीने में गोलियां मारी थी। लेकिन सियासत का ये थ्रिलर यही खत्म नहीं होता। क्लाइमैक्स ऐसा है जो अच्छे अच्छों का दिमाग सुन कर दे। सांसद बनने के कुछ ही समय बाद जब विमल कौर अपने राजनीतिक उफान पर थी, एक रात अपने ही घर में उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। पहले कहा गया कि उसने साइनाइड खाया, लेकिन पुलिस ने रातों रात एक ऐसी वजह बताई जिसने हर किसी के कान खड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक देश की सांसद की मौत साइनाइड खाने से नहीं, बल्कि बिजली का करंट लगने से हुई थी। और हैरानी देखिए, देश की सांसद की लाश का बिना पोस्टमार्टम किए आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे पंजाब की सियासत में आज भी सवाल घूमता है कि उस रात विमल कौर खालसा के साथ क्या हुआ था। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे खास प्रोग्राम। आज की इस खास रिपोर्ट में आपको बताऊंगा उस महिला की कहानी जो प्यार में पड़ी तो हिंदू से सिख बन गई और विधवा हुई तो पंजाब ने उसे खालसा कहा। कैसे देश की प्रधानमंत्री के हत्यारे की बीवी जेल से संसद की सीढ़ियों तक पहुंची। बात होगी पंजाब पुलिस के साथ उसकी तकरार की, जब सांसद रहते हुए उसने एक डीएसपी को कॉलर पकड़कर थप्पड़ लगा दिया। इंदिरा गांधी की मौत के बाद विमल कौर के साथ क्या क्या हुआ, और उस रात की कहानी भी बताएंगे जब देश की एक सांसद अपने ही घर में मरी हुई पाई गई और क्यों एक एमपी का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। लेकिन बिमल कौर खालसा की चर्चा अभी क्यों? 29 मई को फिल्म रिलीज हुई चढ़ती कला, जो विमल खालसा की जीवनी पर ही बनी।
30 अक्टूबर 1984 राजधानी दिल्ली का पोश इलाका विष्णु गार्डन, जो बेअंत सिंह और विमल कौर खालसा का घर था। उस रात घर के अंदर क्या हुआ, ये जानने से पहले विमल कौर के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। विमल कौर जन्म से सिख नहीं थी। उनका जन्म एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनका असली नाम भी बिमला कुमारी था। दिल्ली में अपनी नर्सिंग की नौकरी के दौरान बिमला की मुलाकात दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह से हुई थी। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बेअंत सिंह के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए बिमल ने सिख धर्म अपना लिया। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर विमल कुमारी से बिमल कौर कर लिया। 30 अक्टूबर 1984 को विमल कौर के घर में एक अजीब सी शांति थी। विमल कौर अस्पताल में अपनी नर्सिंग की ड्यूटी की शिफ्ट खत्म करके घर लौटी थी। उस रात घर की चार दीवारी के अंदर क्या हुआ था, इसका सबसे पुख्ता ब्यौरा इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए बने ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों और जांच एजेंसियों को विमल कौर के दिए गए बयानों में दर्ज है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात बेअंत सिंह के चेहरे पर कोई टेंशन, घबराहट या शिकन नहीं थी। वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। रात का खाना खाया, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन विमल कौर ने जांच एजेंसियों को बताया कि पिछले कुछ दिनों से बेअंत सिंह के बर्ताव में एक अजीब सा वैराग्य आ गया था। 1984 के अमृतसर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से बेअंत सिंह अंदर ही अंदर सुलग रहा था। अक्टूबर के महीने में ही बेअंत सिंह ने अमृत चखा था, जिसके बेअंत सिंह ने अपने कपड़े, आभूषण, घड़ियां अपने तमाम दोस्तों व रिश्तेदारों में बांटना शुरू कर दिया। बिमल कौर ने जब बेअंत सिंह को टोक दिया और पूछा कि तुम अपनी कीमती चीजों को क्यों बांट रहे हो, तो बेअंत सिंह ने कहा कि उसे अब इन चीजों से कोई मोह नहीं रहा है। 30 अक्टूबर को बेअंत सिंह ने अपनी पत्नी बिमल कौर को भनक तक नहीं लगने दी कि वो कल यानी कि 31 अक्टूबर को बड़ा कांड करने जा रहा है। उसने देर रात तक गुरबानी का पाठ किया। तारीख बदली, 31 अक्टूबर का दिन आया और बेअंत सिंह ने ड्यूटी पर जाने के लिए अपनी वर्दी पहनी। ड्यूटी के लिए वह निकल गया। वहीं बिमल कौर भी अपनी नर्सिंग ड्यूटी के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल चली गई। 31 अक्टूबर को बेअंत सिंह की ड्यूटी का समय दोपहर का था, लेकिन उसने बहाना बनाकर अपनी ड्यूटी का समय सुबह की शिफ्ट में लगवा लिया। 31 अक्टूबर राजधानी दिल्ली का एक सफदरजंग रोड यानी प्रधानमंत्री का सरकारी आवास, बेअंत सिंह ने अपनी ड्यूटी प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के उस पॉइंट पर लगवाई जहां से हर रोज प्रधानमंत्री को पैदल निकलना होता था। उस दिन बेअंत सिंह के साथ पंजाब पुलिस का एक और सिपाही ड्यूटी पर मौजूद था, जिसका नाम था सतवंत सिंह। सुबह करीब 9:10 पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकली। उन्हें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर पीटर उस्तिनोव की एक टीम को एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देना था। जैसे ही इंदिरा गांधी गेट के पास पहुंची, बेअंत सिंह ने उन्हें नमस्ते किया और अगले ही सेकंड में उसने अपनी .38 बोर की सरकारी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। इसके तुरंत बाद सतवंत सिंह ने अपनी SAF कार्बाइन यानी कि स्टेन गन से पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी के शरीर में दाग दी। देश की सबसे ताकतवर नेता का शरीर अब खून से सना हुआ था और उनकी लाश जमीन पर गिरी हुई थी। अदालती दस्तावेजों की जानकारी के अनुसार बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने भागने की कोई कोशिश नहीं की और उन्होंने अपने हथियार भी जमीन पर डाल दिए। और बेअंत सिंह ने सुरक्षा अधिकारियों से कहा, हमें जो करना था वो कर दिया है, अब तुम्हें जो करना है वो कर लो।
प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद आईटीबीपी के कमांडोज ने दोनों को पकड़ लिया और उन्हें घसीटकर कुछ ही कदम पर मौजूद गार्ड रूम ले जाया गया। कुछ ही मिनटों के बाद गार्ड रूम में गोलियों से तड़तड़ाहट सुनाई दी। बताया गया कि गार्ड रूम में बेअंत सिंह ने कमांडोज से हथियार छीनने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में बेअंत सिंह वहीं पर मारा गया और सतवंत सिंह बुरी तरह घायल हो गया। उधर दिल्ली की सड़कों पर सायरन गूंजने लगे। प्रधानमंत्री की खून से लथपथ बॉडी को एम्स ले जाया जा चुका था। उधर लेडी होर्डिंग अस्पताल के एक वार्ड में बिमल कौर खालसा अपनी ड्यूटी कर रही थी। कुछ ही मिनटों के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम लेडी होर्डिंग अस्पताल पहुंची और बिमल कौर को घेर लिया। बताया गया कि उसकी मांग उजड़ चुकी है। बेअंत सिंह ने उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी है और खुद को भी एक मुठभेड़ में वो मारा गया। बिमल कौर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल तक जो आदमी अपने बच्चों के साथ खेल रहा था वो सुबह देश का सबसे बड़ा कातिल कैसे बन गया। 31 अक्टूबर 1984 की शाम दिल्ली की सड़कों पर हालात बेकाबू होने लगे। जब प्रधानमंत्री की हत्या की खबर फैलते ही सिखों के खिलाफ शहर भर में दंगे भड़क उठे। हर तरफ कत्लेआम मच रहा था और दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों के एक सेफ हाउस में बिमल कौर से पूछताछ चल रही थी। लगातार चल रही पूछताछ में एक ही सवाल बिमल कौर खालसा से लगातार पूछा जा रहा था, इस साजिश में बेअंत सिंह के साथ और कौन कौन शामिल था और उसे उकसाने वाला कौन था। बिमल का जवाब हर बार एक ही था, मुझे कुछ नहीं पता, वह कल रात भी बच्चों के साथ खेल रहा था। लेकिन जांच एजेंसियों को यह जवाब कबूल नहीं था। उनके रडार पर एक और शख्स था जिसका नाम केहर सिंह। केहर सिंह रिश्ते में बेअंत सिंह का फूफा लगता था और दिल्ली में ही सरकारी नौकरी करता था। वो बेहद धार्मिक इंसान था। जांच एजेंसियों का दावा कि बेअंत सिंह को भड़काने और इंदिरा गांधी की हत्या के लिए उकसाने वाला शख्स केहर सिंह ही था। पुलिस किसी भी तरह से बिमल कौर से ये उगलवाना चाहती थी कि केहर सिंह कुछ दिनों पहले बेअंत सिंह से मिलने उनके विष्णु गार्डन वाले घर आया था और उसी ने बेअंत सिंह का ब्रेन वॉश किया था। पुलिस चाहती थी बिमल कौर सरकारी गवाह बन जाए और केहर सिंह के खिलाफ बयान दर्ज करवा दे। कई सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस जांच में बिमल कौर को भयानक मानसिक और शारीरिक टॉर्चर से गुजरना पड़ा। उसे हफ्तों तक हवालात में रखा गया, उसे सोने तक नहीं दिया जाता था। उसके 3 छोटे बच्चों का डर दिखाकर तोड़ने की कोशिश की गई। एजेंसियों को लगने लगा कि ये डरी सहमी औरत टूट जाएगी। अपने बच्चों को बचाने के लिए वह किसी भी कागज पर दस्तखत कर देगी, लेकिन पुलिस को यह अंदाज गलत निकला। उस टॉर्चर ने बिमल कौर को तोड़ा नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत कर दिया। जब महीनों की हवालात के बाद बिमल कौर बाहर आई तो वो लेडी होर्डिंग अस्पताल की वो सीधी सादी औरत नहीं बल्कि अब उसका डर खत्म हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक दहकते हुए गुस्से ने। बिमल को समझ आ गया था कि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी में कभी वापस नहीं लौट सकती। उसके माथे पर देश के सबसे बड़े कातिल की पत्नी होने का ठप्पा लग चुका था और इसी ठप्पे को उसने अपनी ताकत बनाने का फैसला कर लिया। दिल्ली से निकलकर बिमल ने पंजाब का रुख किया और यहाँ से शुरू हुआ पॉलिटिक्स का वो रेडिकल सफर जिसने बड़े बड़े नेताओं और पुलिस अफसरों की नींद उड़ा दी। टॉर्चर रूम से बाहर निकली बिमल कौर के लिए दिल्ली में अब कुछ नहीं बचा था। पति की मौत हो चुकी थी और घर उजड़ चुका था। साल 1985 में बिमल कौर खालसा ने अपने 3 बच्चों जिसमें 5 साल का सरबजीत भी शामिल था उन्हें साथ लिया और पंजाब के मोहाली में आकर बस गई। यह वो दौर था जब पंजाब उबल रहा था। हर ओर मिलिटेंसी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन ये आग रातों रात नहीं लगी बल्कि 70 के दशक के आखिर में आनंदपुर साहिब के रेजोल्यूशन की मांग निरंकारी विवाद से इसकी जमीन तैयार हुई। सत्ता का खेल देखिए, जब पंजाब में अकाली दल को कमजोर करने के लिए दिल्ली के सत्ताधीशों ने
जरनैल सिंह भिंडरेवाला को एक मोहरे की तरह आगे बढ़ाया था, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिख दंगों जैसी घटनाओं ने पंजाब के युवाओं के हाथों में बंदूकें थमा दी। पंजाब में मुख्य धारा की राजनीति करने वाले अकाली नेता या तो जेल में डाल दिए गए या जनता की नजरों में अपनी साख खो चुके थे। इस भारी पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए जो नए पावर सेंटर उभरे वो बेहद उग्र थे। दमदमी टकसाल और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन जैसे रेडिकल गुटों को बिमल कौर खालसा जैसा एक बहुत बड़ा और इमोशनल चेहरा मिल चुका था। लेकिन बिमल कौर खालसा एक पॉलिटिकल चेहरा नहीं थी, बल्कि उन गुटों की हमदर्द भी बन चुकी थी, जो उस समय पंजाब में सिस्टम के खिलाफ हथियार उठाए हुए थे। इन अलगाववादी ताकतों और बिमल कौर के बीच काफी गहरे और अच्छे संबंध स्थापित हो चुके थे। इन संगठनों के लिए बिमल कौर सिर्फ एक विधवा नहीं, बल्कि एक कौम के हीरो की पत्नी थी। उन्होंने बिमल कौर को तुरंत गले लगा लिया, जो अब बिमल कौर खालसा के नाम पर अपनी पहचान बना चुकी थी। बिमल कौर अपनी रैलियों में जाती, सिस्टम के खिलाफ भड़काऊ भाषण देती, जिससे रेडिकल ताकतों को मजबूती मिल रही थी। सरकार इसे चुपचाप नहीं देखना चाहती थी, लिहाजा साल 1986 में बिमल कौर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन सत्ताधीशों को इस बात का अंदाज नहीं था कि इससे बिमल कौर को दबाने की कोशिश उसकी राजनीतिक ताकत में बदल जाएगी। साल 1989 देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। पंजाब की सियासत में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होने जा रहा था। यह वो दौर था जब शिरोमणि अकाली दल का मान गुट सबसे तेज पंजाब की सियासत में उभर रहा था। ये गुट इतना ताकतवर कैसे बन रहा था, इसे समझने के लिए आपको इसके नेता सिमरनजीत सिंह मान को समझना जरूरी है, जिसने बिमल कौर को भी सियासतदान बना दिया। सिमरनजीत सिंह मान कोई आम राजनेता नहीं, बल्कि पंजाब कैडर के एक बेहद मजबूत आईपीएस अफसर भी थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिमरनजीत मान ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन पर इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगा और उन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में डाल दिया गया। जेल में बैठे बैठे सिमरनजीत सिंह मान ने 1989 के चुनाव का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों की नींद उड़ा दी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस चुनाव को आम चुनाव नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी की हत्या और जनरल वैद्य की हत्या से जुड़े परिवार वालों को सीधे चुनाव में उतार कर लड़ेंगे। इसी रणनीति के तहत बेअंत सिंह की विधवा बिमल कौर खालसा को पंजाब की रोपड़ लोकसभा सीट से टिकट दिया गया। इतना ही नहीं, बेअंत सिंह के पिता बाबा सुच्चा सिंह को भी बठिंडा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। एक तरफ जेल से आई एक बागी महिला थी और दूसरी तरफ चुनाव का खुला मैदान। बिमल कौर जब रोपड़ में चुनाव प्रचार के लिए निकलती थी तो उसके तीनों छोटे बच्चे चुनाव प्रचार में उसके साथ होते थे। वो चुनाव प्रचार में किसी मैनिफेस्टो का प्रचार नहीं करती, बल्कि भीड़ में हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और उसकी आंखों से निकलते आंसू भीड़ में भावुक सहानुभूति का कारण बन जाते। बिमल कौर के लिए चुनाव प्रचार का एक ही नारा था, कौम के लिए जान देने वाले की विधवा। जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो पूरे देश के न्यूज रूम्स में हाहाकार मच गया। शिरोमणि अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान ने पंजाब में क्लीन स्वीप कर दिया। खुद जेल में रहते हुए सिमरनजीत सिंह को रिकॉर्ड वोटों से तरन सीट से जीत कर आए। बठिंडा से बेअंत सिंह के पिता सुच्चा सिंह भारी मतों से जीते, लेकिन सबसे ऐतिहासिक जीत दर्ज की बिमल कौर ने। बिमल कौर ने रोपड़ लोकसभा सीट से 4,24,000 से अधिक वोट हासिल किए और अपनी विरोधी कांग्रेस कैंडिडेट को 2,30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। जरा सोचिए, जिस महिला के पति ने देश के प्रधानमंत्री को उनके घर में ही गोलियों से भून दिया था, जिसने महीनों तक जांच एजेंसियों का टॉर्चर सहन किया, जिस पर हत्या की साजिश रचने जैसे मुकदमे दर्ज करने के प्रयास किए गए, वही महिला देश की संसद पहुंच चुकी थी
और भारत के संविधान की शपथ लेने के लिए वह उसी संसद की सीढ़ियां चढ़ रही थी जिस सदन के नेता को उनके पति ने मौत के घाट उतार दिया था। 1989 में भारी मतों से जीतकर विमल कौर संसद तो पहुंच गई, लेकिन सड़क से संसद तक यह सफर जितना ऐतिहासिक था उतना ही छोटा और खौफनाक भी साबित होने वाला था। संसद में कदम रखते ही विमल कौर एक ऐसे सियासी भंवर में फंस गई जहां एक तरफ भारत सरकार का सिस्टम था, दूसरी तरफ वो रेडिकल गुट जिनकी बदौलत वह जीत कर आई थी। 1989 के चुनावी नतीजों के बाद पूरे देश को लगा था कि पंजाब में शायद अब शांति आ जाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। चुनाव जीतने के बाद अकाली दल मान गुट के नेता सिमरनजीत सिंह मान ने जिद पकड़ ली कि वह संसद के अंदर 3 फुट लंबी कृपाण लेकर ही जाएंगे। संविधान और सुरक्षा कारणों से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। इस जिद के चलते एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेडलॉक पैदा हो गया। नतीजतन जिस भारी जनादेश से पंजाब में शांति की उम्मीद थी वो पूरी तरह फेल हो गया। 1990 और 91 आते आते पंजाब में हालात सुधरने के बजाय पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो गए। मिलिटेंसी अब अपने सबसे खतरनाक और खूनी दौर पर पहुंच चुकी थी। अब बंदूकें सिर्फ सरकार या पुलिस की तरफ नहीं तनी थी, बल्कि अलग अलग उग्रवादी गुट आपस में ही वर्चस्व की खूनी जंग लड़ रहे थे। हर रोज टारगेट किलिंग्स, ब्लास्ट और एनकाउंटर्स हो रहे थे। उधर केंद्र सरकार गिर चुकी थी और 1991 में देश में फिर से चुनाव का ऐलान हो गया था। इस सुलगते माहौल में विमल कौर सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि पंजाब की सियासत का एक बहुत बड़ा पावर सेंटर बन चुकी थी। उनका बढ़ता सियासी रसूख और युवाओं पर उनकी पकड़ अब कई लोगों के आंखों में चुभने लगे थे। जैसा कि हमने पहले बताया, विमल कौर खालसा के खालिस्तानी उग्रवादियों के साथ संबंध जग जाहिर थे। इसी वजह से पुलिस और विमल कौर के बीच पहले दिन से ही 36 का आंकड़ा था। पुलिस की नजरों में वह कोई माननीय सांसद नहीं बल्कि आतंकियों की सबसे बड़ी पनाहगार थी। सियासत की जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही थी और इसी घुटन भरे माहौल के बीच अगस्त 1991 के आखिरी दिनों में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पुलिस और विमल कौर खालसा की इस दुश्मनी को चरम पर पहुंचा दिया। दरअसल उस दौर में खालिस्तानी कमांडो फोर्स का एक बेहद खूंखार और बड़ा उग्रवाद हुआ करता था, गुरजन सिंह राजस्थानी। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी और उस पर 20 लाख का भारी इनाम भी था। 30 अगस्त को पुलिस को टिप मिली कि गुरजन मोहाली फेज 7 के हाउस नंबर 139 पे छिपा हुआ है। पुलिस ने वहां रेड की और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और आखिरकार इस खौफनाक एनकाउंटर में गुरजन सिंह राजस्थानी मारा गया। लेकिन मोहाली फेज 7 का यह घर किसका था जहां गुर्जर छिपा हुआ था? यह घर किसी और का नहीं बल्कि खुद सांसद विमल कौर खालसा की पीए इंद्रजीत कौर का था। वही फेज 5 में खुद विमल कौर रहा करती थी जो फेज 7 से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं था। जब उन्हें इस एनकाउंटर का पता चला तो वह आग बबूला हो गई और गुरजन सिंह की लाश को लेकर पुलिस और समर्थकों के बीच भारी बवाल हुआ। विमल कौर खालसा के साथ रहने वाले अमरजीत सिंह बटगुजरा बताते हैं कि उस भारी हंगामे के दौरान विमल कौर का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने सरेआम पंजाब पुलिस के डीएसपी का कॉलर पकड़ लिया। एक मौजूदा सांसद का सरेआम एक पुलिस अफसर से इस तरह उलझना कोई छोटी बात नहीं थी। पुलिस महकमे में इसे लेकर भारी खुंदक थी और इस हाई वोल्टेज ड्रामे से ठीक 2 दिन बाद आई 2 सितंबर 1991 की वो खौफनाक रात। उस रात विमल कौर अपने घर पर थी। अचानक से खबर आती है कि विमल कौर खालसा की मौत हो गई। शुरुआती घंटों में जो खबर बाहर आई उसने सबको चौंका दिया। दावा किया गया कि विमल कौर ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन इस थियरी पर किसी को यकीन नहीं हुआ। सवाल उठा कि जो महिला पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से नहीं टूटी, जिसने इतने बड़े सियासी तूफान का सामना किया और जो अपने 3 बच्चों को लेकर इतनी पॉजिटिव थी, वो आखिर जहर क्यों खाएगी? लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। कुछ ही घंटों के बाद
पुलिस और प्रशासन ने साइनाइड वाली थ्योरी को किनारे कर दिया और एक बेहद अजीबोगरीब आधिकारिक बयान जारी किया। पुलिस की नई थ्योरी में कहा गया कि विमल कौर घर में कपड़े धो रही थी और वॉशिंग मशीन में हुए शॉर्ट सर्किट से उन्हें जबरदस्त करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। यह हादसा शायद, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस मौत को हमेशा के लिए एक डार्क मिस्ट्री बना दिया। विमल कौर कोई आम महिला नहीं थी, वो मौजूदा सांसद थी, एक हाई प्रोफाइल शख्सियत थी। कानून के मुताबिक किसी भी ऐसी संदिग्ध या अचानक हुई मौत के मामले में पोस्टमार्टम होना अनिवार्य होता है, ताकि मौत का असली कारण जहर, गला घोटना या करंट मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो सके। लेकिन हैरानी की बात देखिए, विमल कौर खालसा का पोस्टमार्टम किया ही नहीं गया। प्रशासन और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आनन फानन में रातों रात उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसी को उनकी डेड बॉडी के करीब भी नहीं जाने दिया गया। ना कोई फोरेंसिक जांच हुई, ना कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की गई। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी? अगर वो सिर्फ वॉशिंग मशीन का करंट था तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? क्या मौत की असल वजह कुछ और थी जिसे छुपाना जरूरी था? पंजाब की सियासत के जानकारों और उस वक्त के पत्रकारों में आज भी दो थ्योरीज पर बहस होती है। पहली कि विमल कौर का बढ़ता सियासी कद सिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। विमल कौर अक्सर सिख नौजवानों के हक के लिए खड़ी रहती थी और साथ ही उन पर यह इल्जाम भी लगते थे कि उस वक्त के सेपरेटिस्ट लीडर्स की मदद के लिए वह हमेशा आगे रहती थी। फिर चाहे वो नाभा जेल में राम सिंह दणकाला और बलविंदर सिंह लोहाम की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी को हासिल करने के लिए पुलिस के साथ उनका संघर्ष हो, जिसमें हजारों सिख नौजवानों को वो साथ लेकर जेल तक पहुंच गई थी। ऐसा ही वाकया तब भी हुआ जब खूणों के करीब पाठा विलेज में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 6 सिखों की बॉडी को हासिल करने के लिए वह खूणों थाने को घेरकर बैठ गई। ऐसी घटनाओं में अक्सर पुलिस का साथ उनका टकराव आए दिन होता रहता था। दूसरी थ्योरी के मुताबिक विमल कौर खालसा की मौत के पीछे वजह उग्रवादी गुटों के बीच चल रही अंदरूनी गुटबाजी और वर्चस्व की जंग भी बताई जाती है, जिसके चलते विमल कौर को रास्ते से हटा दिया गया। सच क्या था ये कोई नहीं जानता। वो रात 2 सितंबर 1991 की उसी रात विमल कौर की चिता के साथ जलकर राख हो गया। लेकिन लेडी होर्डिंग की वो आम सी नर्स जिसने बेअंत सिंह की मौत के बाद बगावत का झंडा उठाया, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी और उसके पीछे विष्णु गार्डन वाले उसी घर की तरह फिर से बच्चे अनाथ छूट गए जो उसके तीनों बच्चे थे। इन्हीं 3 बच्चों में से एक था महज 5 साल का सरबजीत सिंह। लेकिन सियासत और समय का पहिया देखिए। जो कहानी 1984 में कत्ल से शुरू हुई, 1991-89 में विमल कौर के सांसद बनने तक गई, वो कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। इतिहास ने 2024 में फिर से खुद को दोहराया। विमल कौर का बेटा सरबजीत सिंह खालसा 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब की फरीदकोट सीट से भारी मतों से जीता। सरबजीत ने चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, जिस संसद की पूर्व प्रधानमंत्री को उसके पिता ने मारा था और जिस संसद की चौखट पर उसकी मां ने एक बागी के तौर पर पार की थी। आज 35 साल के बाद विमल कौर का वही बेटा उसी संसद में एक माननीय सांसद के तौर पर बैठता है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा ही होगा कि जब बेअंत सिंह का परिवार सियासत के रास्ते संसद के करीब पहुंच रहा था, तो इंदिरा गांधी पर गोलियां बरसाने वाले दूसरे बॉडीगार्ड सतवंत सिंह के परिवार का क्या हुआ? बेअंत सिंह के परिवार से उलट सतवंत सिंह के परिवार ने मुख्य धारा की चुनावी राजनीति और सत्ता से हमेशा के लिए दूरी बना रखी थी। इस खास रिपोर्ट को लेकर के कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी ही और रहस्यमय रिपोर्ट्स हम आपके सामने लेकर लगातार आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।